वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं अपनी जो नेक्स्ट बुक है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है। इसके कौन से मेन पॉइंट रहते हैं, कौन से पॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से कैरेक्टर है वो आने वाले हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसका हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो पहला अपना है वो है अ लेटर टू गॉड, जो कि एक लेंचो की स्टोरी है। लेंचो इसमें एक फार्मर है जो कि अपनी फसल से उम्मीद करता है, बौछार की जरूरत है, वो आकाश की तरफ देखता है तो बादल दिखाई देते हैं, वहां पर बरसात होती है, लेकिन वो ओलावृष्टि में बदल जाती है। पहले जब बरसात होती है तो लेंको को बहुत आशा होती है और लेंचो कंपेयर करता है बरसात की बूंदों को। जो छोटी बूंदे उनको कहता है वो 5 सेंट कॉइन्स, एंड जो बड़ी बूंदे हैं बिग ड्रॉप्स को कंपेयर करता है वो 10 सेंट कॉइन्स। लेकिन होता क्या है, ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, हेलस्टॉर्म शुरू हो जाता है और उसकी पूरी फसल है वो नष्ट हो जाती है। अब वो निराश हो जाता है, फिर उसे भगवान से आशा है और वो भगवान को पत्र लिखता है फॉर सेंड हिम 100 पेसोस, ताकि वो अगली फसल है वो लगा सके। 100 पैसे यानी 100 रुपए वो भगवान उसको भेजे ताकि वो अपनी अगली फसल है वो उसको लगा सके। वो लेटर है वो पोस्ट करके आता है, वहां पर पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है और वो उसके विश्वास को रखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिहाज से, फॉर कीप हिज फेथ, उसके विश्वास को रखने के लिए वो अपने एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे करता है। 70 पैसे वो कलेक्ट होते हैं और वो लेंको को भेज देता है। लेंचो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे गिनता है कि केवल 70 पैसों से है। लेंचो सोचता है कि ये पैसे निकाल लिए हैं, जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने निकाल लिए हैं, और वो उनको कहता है द बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का टोला वो उनको कहता है। इसमें जो क्वेश्चन है लेंचो में वो है कैरेक्टर ऑफ लेंचो और रेनड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया जाता है, और वो बंच ऑफ क्रुक्स है उनको क्यों कहता है, और उसको किससे हॉप थी, कितने पैसों के लिए उसने पत्र लिखा, कितने उसे मिले। ये इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर अपना। नेक्स्ट अपना नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें मंडेला क्या करते हैं, 10 मई को जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट वो बने। उन्होंने अपना जो स्पीच दिया इनॉग्रेशन के इसमें, उन्होंने जो स्पीच दिया वही इस चैप्टर के अंदर है। 10 मई को ये बहुत बड़े ऑडिटोरियम के अंदर प्रोग्राम रखा गया था, ऑडिटोरियम में। वहां पर पूरे वर्ल्ड के लीडर आए थे, जनरल आर्मी थी, वहां की आर्मी थी, उसके जनरल थे, उन्होंने सैल्यूट किया था मंडेला को। जिन्होंने पहले कभी उसको गिरफ्तार किया था वो उनको सैल्यूट करते हैं। मंडेला यहाँ पर बताते हैं अपनी पीड़ाओं के बारे में, उन्होंने क्या कष्ट सहे, वो एक ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। मंडेला कहते हैं कि पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड का इसमें जिक्र किया गया है, रंग भेद की नीति, जिसके कारण जो देश बर्बाद होता है, उसमें काले लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए गए, उसने बहुत अत्याचार सहे। लेकिन अब मंडेला के अंदर कोई भी दुर्भावना नहीं है, इलविल नहीं है गोरे लोगों के प्रति। वहां पर 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं, 2 नेशनल एंथम वर sang, वन फॉर द ब्लैक्स एंड वन फॉर द व्हाइट्स। काले और गोरे लोगों के सम्मान में 2 राष्ट्रगान वो गाए जाते हैं और जनरल ऑफ आर्मी उसको सैल्यूट करते हैं। मंडेला कहता है कि मैं अपने देश के लिए पूरे मन से काम करूंगा। उसके जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, दे आर द ट्रू डायमंड्स ऑफ हिज कंट्री, उसके देश के वो शुद्ध फाइनर डायमंड्स, शुद्ध हीरे हैं, ये मंडेला कहता है। और मंडेला कंपेयर करता है ऑपरेशन एंड ऑपरेशन के बारे में, दमन करने वाले के बारे में, दमन सहन करने वाले में, कि ये जो दोनों ही होते हैं, अत्याचार करने वाले और अत्याचार सहन करने वाले, दोनों ही जंजीरों से बंधे होते हैं। एक शारीरिक बंधन में होता है, जो कि अत्याचार को सहन करता है वो शारीरिक जंजीरों से बंधा होता है, बेड़ियों से बंधा होता है, लोहे की जंजीरों से बंधा होता है, और अत्याचार करता है वो नफरत की जंजीरों से बंधा होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं मंडेला फ्रीडम के बारे में, कि फ्रीडम दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि वो फ्रीडम की बात करते हैं जो समय के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि बचपन में जब वो छोटे थे तब उनकी आजादी और थी, वो चाहते थे कि वो झोंपड़ी के पास खेले, नदी के पास खेलने के लिए जाए। फिर वो एज स्टूडेंट के रूप में कि वो बाहर रुक सके रात को घर से, जो चाहे वो पढ़ सके, जहां चाहे वो शादी कर सके, और जो चाहे वो बिजनेस कर सके। इस फ्रीडम की बात, बेसिक फ्रीडम की बात मंडेला वो करते हैं। एक मंडेला इसमें इंपॉर्टेंट बात है, कोरेज मीन टू मंडेला, हौसले के लिए मंडेला के विचार क्या है। तो मंडेला कहते हैं कि हौसले का मतलब ये नहीं होता, कोरेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, डर की अनुपस्थिति हौसला नहीं है, इट इज द ट्रिम्फ फॉर फियर, डर के ऊपर जीत को हौसला कहते हैं। ये मैसेज मंडेला है वो इसमें देते हैं। वो जो है वो नेचुरली आता है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर, लेकिन हैट है उसको क्रिएट किया जाता है, नफरत को क्रिएट किया जाता है, जन्म से नहीं होती है। और दूसरी बात मंडेला करते हैं कि हर व्यक्ति के 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, 2 ऑब्लिगेशन होते हैं, 2 जिम्मेवारियां होती है, 1 टू हिज कंट्री एंड 1 टू हिज फैमिली। एक जिम्मेवारी अपनी फैमिली के प्रति होती है और दूसरी अपने देश के प्रति होती है। इन 2 जिम्मेवारियों का मंडेला
जिक्र करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपने नेल्सन मंडेला चैप्टर के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट है अपनी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 उड़ान का जिक्र किया गया है। एक है सीगल के बारे में, यंग सीगल है जो कि उड़ना चाहता है, पहली स्टोरी है। युवा समुद्री पक्षी के बारे में, जो कि एक चट्टान के होल में रहता है ऊंचाई के ऊपर और नीचे समुद्र है। वो उड़ने से बहुत डरता है, उसका फियर भी नेचुरल है क्योंकि वो भी बच्चा है, उसने उड़ना नहीं सीखा है। उसके पेरेंट्स कोशिश करते हैं उसे सिखाने की। एक बार उसकी माँ क्या करती है, एक मछली का टुकड़ा लेके आती है अपने मुंह के अंदर और उसके आगे से चक्कर काटती है। वो भूख से पागल होता है, ही वॉज मैडन विद हंगर, और वो छलांग लगा देता है। अब वो जैसे ही नीचे आता है धीरे धीरे उसका बेली पैट जो होता है वो टच करता है वाटर को, तो वो ग्रीन काई बिछी हुई थी पानी के ऊपर, वो समझता है ये हरा फर्श है। लेकिन जैसे ही उसका बेली उसका पैट टच करता है तो वो फिर उड़ने की प्रयास करता है। वो सोचता है वो डूब जाएगा, बट ही सिंक्स नो मोर, वो नहीं डूबता है। अपने पंखों को फ्लैप्स फड़फड़ाता है और वो उड़ना सीख जाता है। ये उसकी फ्लाइट है, वो कंप्लीट होती है। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि उसकी फ्लाइट बिगिन कब हुई, एंड कब हुई, और उसके मदर ने उसे कैसे सिखाई थी। इसमें मैसेज ये रहता है कि वी लर्न विद कोरेज, हम हौसले के साथ सीखते हैं। इसी उड़ान के बारे में जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट में देखिए टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का नेक्स्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें राइटर वो एरोप्लेन लेके जाता है और वहां एक स्टॉर्म आ जाता है, काला तूफान आता है। उसे अपने यान के आगे दिखाई देता है ब्लैक माउंटेन्स ऑफ स्टॉर्म, बादलों का एक काला पहाड़ दिखाई देता है। ये पूछा जाएगा कि कैसे दिखाई देते हैं, इन द फ्रॉम द व्यू ऑफ द पायलट, पायलट के व्यू से उसे क्या दिखाई दे रहा था। तो उसे वहां काले बादल काले पहाड़ की तरह दिखाई देते हैं। ओके, और उसके जो यंत्र हैं सारे, कंपास आदि है, वो सारे काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। वो घबरा जाता है, फ्यूल भी थोड़ा है उस प्लेन के अंदर। तभी उसने देखा कि उसकी साइड में एक एरोप्लेन आता है और उसका पायलट जो है वो उसकी तरफ हाथ हिलाता है, वेवर्ड इज हैंड, पीछा करने के लिए। वो उसका पीछा करता है लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो उसका पीछा करता है और वो काले तूफान से बाहर निकल जाता है। लेकिन वहां से निकलकर जैसे वो नीचे गया कंट्रोल रूम में, जहाज उसका लैंड करता है, फिर वो कंट्रोल रूम में जाता है। वहां एक लेडी है, उससे पूछता है कि हु वाज द अदर पायलट इन द स्काई। लेडी उसे बताती है कि देयर वाज नो अदर पायलट, नो अदर प्लेन इन द स्काई दैट नाइट, कोई नहीं था इस रात आकाश के अंदर तुम्हारे सिवा। तब उसे लगता है कि उसने सहायता किसने की थी। ये क्वेश्चन हमारे ऊपर भी छोड़ता है राइटर, शायद भगवान ने उसकी सहायता की हो, या उसका ये कॉन्शस था जो उसे बाहर निकाल के लेके आया था। ये अपना था ब्लैक एरोप्लेन। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे कि उसने क्या देखा, उसका क्या व्यू था वहां पर और बाहर कैसे आया। और अब इसके बाद है अपना नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये एने फ्रैंक है, उसकी डायरी से कुछ अंश लिए गए हैं जो आपके चैप्टर के अंदर है। एनी जो थी वो डायरी लिखा करती थी। क्यों लिखती थी? क्योंकि शी फील्स लोनली हरसेल्फ, वो खुद को अकेला महसूस करती थी। हालांकि उसके पेरेंट्स थे, ओके, ब्रदर भी था, लेकिन वो अपने जो सीक्रेट था वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी और वो बेटर मानती थी। आपके जो एक बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, वो है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कागज के अंदर लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। क्यों होता है? ये डायरी के बारे में कहा गया। वो डायरी लिखती है और डायरी को अपनी फ्रेंड मानती है और डायरी का नाम है इसमें किटी। किटी कहती है, उसमें अपने सारे विचारों को वो लिख देती है और खुद को अकेला महसूस करती है। उनके बीच में रहती भी है। उसके पेरेंट्स है वो चले जाते हैं तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। हॉलैंड जाते हैं तो ग्रैंड मदर के पास रुकती है। ग्रैंड मदर के साथ उसका अच्छा अटैचमेंट है। वो अपने ग्रैंड मदर के ग्रैनी की मौत के बाद में सैड भी महसूस करती है, उसको मिस भी करती है। इससे हमें पता लगता है कि वो अपने ग्रैनी से बहुत लव करती थी, उसको बहुत चाहती थी वो। ये प्रेम के बारे में उसका जिक्र किया गया है। उसे मॉन्टेसरी स्कूल भेजा जाता है जहां पर हेड मिस्ट्रेस है मिसिस कुपरस, उसके साथ भी उसका अच्छा स्नेह होता है और वो स्कूल को छोड़ते समय रोती भी है, उसके आंखों में आंसू आते हैं। ये दिखाता है कि ये पूछा जाता है कि वो क्यों रो रही थी, तो उसका अच्छा अटैचमेंट था अपने मिसिस कुपरस के साथ और उसे दुख होता है स्कूल को छोड़ते समय। एक उसका टीचर इसमें मिस्टर किसिंग, जो एक घटना का जिक्र किया गया है। एने की बातें करने की आदत थी, टॉकेटिव गर्ल थी वो उसे टोकता है, वो नहीं मानती है, तो एज ए पनिशमेंट के रूप में वो उसको एक ऐसे देता है टॉपिक के ऊपर, चैटर बॉक्स के ऊपर, वो लिख के लेके आती है। फिर दोबारा देता है एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, ये पॉइंट देता है। तीसरी बार फिर उसे एक पॉइंट दिया जाता है क्वैक क्वैक क्वैक, लेकिन वो उसे एक मजाकिया ढंग से लेके आती है, जो कि मिस्टर किसिंग को, मैथ टीचर जो है, उसको बहुत पसंद आता है और वो उसे अलाउ कर देता है बातें करने के लिए। और पूरी क्लास जो है
क्वैकिंग इन बूट्स, वो कांप रही थी, क्यों कांप रही थी, ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों कांप रही थी, क्योंकि एनुअल रिजल्ट्स का टाइम था, सारे टीचर है वो मीटिंग कर रहे थे, तो सारी क्लास है वो कांप रही थी, पता नहीं रिजल्ट है वो कैसा आएगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट पोएम है। इसमें एनए का कैरेक्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसके 3 पार्ट है। फर्स्ट इज द बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा में क्या होता है कि इसमें गोवा के लोग भी और राइटर याद करता है अपने बचपन को, और स्वीट ब्रेड बोल को याद करता है जो वहां पर बना करती थी, पाव भाजी रोटियां बना करती थी। बेकर आता था, बेकर इसमें नाम भाई है, जो कि एक फ्रॉक पहनता था अप टू नी, जिसको कबाई कहा जाता था, और बेकर को कहा जाता था पैदर। वो सुबह सुबह आता था विद हिज बैम्बू, झनझन साउंड ऑफ हिज बैम्बू, अपने बैम्बू की झनझन की आवाज के साथ वो आता था। और राइटर था उसका, वो कंपेनियन भी था और गाइड भी था, ओके, जो उसे मॉर्निंग को उठा देता था। और बेकर जो है उस समय के बहुत ही फेवरेट हुआ करते थे। बिना बेकर के और बिना स्वीट ब्रेड बोल के कोई भी मैरिज, कोई भी फंक्शन है वो अधूरा रहता था। इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू उसकी स्वीट ब्रेड बोल की भी बताई गई है। बेकर है वो दिखाई देता था, गोलमटोल होता था, जैक फ्रूट लाइक, जैक फ्रूट की तरह, कटहल के पेड़ की तरह गोलमटोल है वो दिखाई देता था। अपने जो बिल्स है वो इकट्ठे करता था, एंड्स ऑफ द मंथ, महीने के अंत में इकट्ठा किया करता था। तो ये बेकर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बेकर के बारे में ही क्वेश्चन आता है। और गोवा के लोग किसे याद करते हैं, लेखक किसे याद करता है, तो दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द बेकर। आज भी गोवा के अंदर स्टिल फर्नेसेस एंड बेकर आर देयर, वो भट्टियां आज भी है और बेकर आज भी वहां पर दिखाई देते हैं। तो ये था अपना बेकर फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट चैप्टर अपना कुर्ग। कुर्गी लोग बहुत बहादुर होते हैं, इनकी बहादुरी के बारे में, हॉस्पिटैलिटी के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। पहला जो अपना जनरल था वो जनरल करियप्पा था, जो कि कुर्गी था। अब कुर्गी वंशज के बारे में इसमें 2 कहानियां हैं, एक ग्रीक थ्योरी, एक अरब थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ग्रीक थ्योरी कहती है कि अलेक्जेंडर की आर्मी यहां पर आई, जो वापस जाने लगे तो सेना का कुछ भाग है वो यहीं पर रह गया, सेटल हो गया, उन्होंने यहाँ के लोकल से मैरिज की, और उन्हीं के जो वंशज हैं वो कुर्गी लोग हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो ये बताती है, अरब थ्योरी, कि उनका वो एक कोट पहनते हैं जिसे कुफिया कहा जाता है, वही अरब वाले एक कोट पहनते हैं जिसको कुफिया कहा जाता है। तो ये उससे मिलता जुलता है, कुफिया एंड कुफिया, ये शब्द जो है रिसेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं। इससे लगता है कि ये अरब के वंशज हैं। कुर्गी लोग फेमस है अपनी लॉयलिटी के लिए। उन्हें फायर आर्म रखने की आजादी है, आज भी सरकार के द्वारा बिना लाइसेंस के वो हथियार रख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है कि वो कहां पर है, किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने कॉफी बागान्स के लिए प्रसिद्ध है, टी बागान्स के लिए प्रसिद्ध है, स्पाइसेस के लिए प्रसिद्ध है, और कर्नाटक के अंदर स्थित है, जो मैंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है। तो इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है। ये था अपना कुर्ग। इससे आगे चलते हैं। आगे है अपना टी फ्रॉम असम। असम किसके लिए प्रसिद्ध है, अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 2 दोस्त होते हैं, प्रांजल एंड राजवीर। दोनों अपने समर वेकेशन के अंदर असम जा रहे होते हैं। प्रांजल का जो फादर है वो चाय के बागानों के अंदर, अपर असम के अंदर एक मैनेजर है, वहां जा रहे होते हैं बाई ट्रेन। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो दोनों चाय पीते हैं। रीडिंग बुक्स में बिजी हो जाता है प्रांजल, और राजवीर बाहर की दृश्य देखता है, क्योंकि प्रांजल तो बचपन से ही रहा था चाय के बागानों में, उसे बाहर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजवीर देखता है और राजवीर उस ग्रीनरी की प्रशंसा भी करता है। इस प्रकार वो असम पहुंच जाते हैं। इसमें 2 स्टोरी बताई जाती है चाय की खोज के बारे में। एक है चाइनीज स्टोरी, एक है इंडियन लीजेंड, भारतीय दंत कथा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर में जो अपनी स्टोरी थी उनके डिसेंट के बारे में, वंशज के बारे में, वैसे इसमें दोनों ये चीजें इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द चाइनीज स्टोरी। चाइनीज में क्या होता है, एक एम्परर था, एक सम्राट था, जो पानी पीने से पहले उबाला करता था। एक बार क्या होता है, कुछ ट्विग्स, कुछ टहनियां, कुछ पत्तियां उस पानी के अंदर गिर गई और पानी का टेस्ट उससे बदल गया। जब उसने पिया तो उसे थोड़ी फुर्ती महसूस हुई, वहां से चाय की खोज हुई। अब है अपनी इंडियन लीजेंड। इंडियन लीजेंड में क्या होता है, एक बौद्ध भिक्षु होता है, उसको नींद बहुत आती थी। बोधि धर्मा इसमें नाम दिया गया है। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है बोधि धर्मा के ऊपर, किस प्रकार भारतीय ज्ञान वो बाहर कैसे गया। तो जो बोधि धर्मा थे उनको नींद बहुत आती थी, और उन्होंने अपनी नींद को दूर करने के लिए अपनी आईलिड्स को, पलकों को काट लिया और नीचे गिराया, तो वहां से 10 प्लांट्स है वो उग गए। जब उसने उन पौधों की पत्तियों को उबाल के पिया तो उसकी नींद वो गायब हो गई। यहाँ से चाय की शुरुआत हुई। ये 2 स्टोरी इसके अंदर है, इंडियन लीजेंड एंड चाइनीज स्टोरी। यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यूरोप के अंदर चाय कब आई थी और चाइना में चाय वो कब पी गई थी, ये कुछ क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अपना मिजबिल दी ओटर। ओटर का नाम क्या रख दिया, मिजबिल। इसमें लेखक क्या करता है, उसकी इच्छा होती है कि वो डॉग की बजाय एक पेट ओटर रखे।
ऑटर की इच्छा होती है क्योंकि वो जो जहां रहता था लेकर, वो एक पानी वाला स्थान था कैंप्स फरना, वहां उसकी इच्छा होती है और ये अपनी इच्छा बताता है अपने दोस्त को। कुछ दिनों के बाद दोस्त डाक के द्वारा ऑटर को भेज देता है, एक बोरे के अंदर, सैक के अंदर उसे ऑटर प्राप्त होता है। अब उसने ऑटर को लेके जाना था, ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, इंग्लैंड लेके जाना होता है। तो वो एक एयरलाइंस का प्रबंध करता है, वहां जाता है, अलाउ नहीं किया जाता, तो पेरिस होके जाने का प्लान बनाता है और वो एक डिब्बे के अंदर बंद कर लेता है मिज को। मिज खुद को जख्मी कर लेता है, फिर उसको बाहर निकालना पड़ता है। फिर एयर होस्टेस उसे बताती है कि उसे अंदर रखना पड़ेगा, तो वो फिर उसको अंदर बिठा लेता है डिब्बे में और जहाज में वो बैठ जाता है। वहां जब उसने देखा तो कुरेद कुरेद के उसने फिर से डिब्बे को काट दिया था। अब वो वहां से भाग उड़ता है और पूरे प्लेन के अंदर हलचल मच जाती है। एक व्यक्ति के ऊपर जो प्याला होता है, करी का बाउल होता है, वो उसके चेहरे पर गिर जाता है। पूरे प्लेन में हलचल मच जाती है। उसे पकड़ने के लिए वो दौड़ता भी है और अंततः क्या होता है, वो वापस आके उसके घुटनों पर बैठ जाता है। इसमें जो एयर होस्टेस है वो उसकी मदद करती है और इसका एक क्वेश्चन भी बनता है कि शी वॉज वेरी काइंड वीमन, वो एक दयालु महिला थी। ओके, इसलिए लेखक उसको लाइक भी करता है उसकी काइंडनेस को। ऑटर जो है वो एक जानवर होता है, मैत्रीपूर्ण जानवर होता है। वो शुरुआत में उदास बैठा रहा, जब वो लेकर आया फिर शीघ्र ही वो उसका मित्र बन जाता है और नहाने के लिए बाथटब की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे वाटर बहुत पसंद है। तो इसमें यह दिखाया गया है कि ऑटर जो है वो एक इंटेलिजेंट जानवर होता है। वो एक गेम को इन्वेंट करता है जब वो जहाज में होता है, सूटकेस के ऊपर एक बॉल को मारता है ऐसे, फिर बॉल वापस आती है, इस प्रकार वो गेम भी खेलता है। दीवार के ऊपर भी वो चलता था, स्कूल की वॉल थी, वहां भी वो चलता था। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपल्सिव हैबिट, मजबूरी की आदतें, जो किसी व्यक्ति को मजबूर करती है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द कंपल्सिव हैबिट? दैट हैबिट्स कंपेल समवन टू डू समथिंग। कंपल्सिव हैबिट्स, ये पॉइंट काफी बार पूछा जाता है और ऑटर के बारे में क्वेश्चन आता है। और एक ये पूछा जाता है कि जो लंदनर्स थे, जब वो लंदन पूछा तो लंदन के जो निवासी थे उन्होंने क्या गेस किया ऑटर के बारे में? उसको बेबी सील कहते हैं, स्क्वेरल कहते हैं, ये अंदाजा लगाया। उन्होंने मैक्स के साथ उसे देखा था तो उसे नाम दिया था मैक्सवेलस ऑटर। आपके क्वेश्चन आ सकता है मिज के नाम से, मिजविल के नाम से, ऑटर के नाम से। ओके, तो कीप रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट है अपना मैडम राइट्स द बस, वल्ली। इसमें मैडम किसको कहा गया है? वल्ली को कहा गया है। उसके कॉन्फिडेंस के कारण कंडक्टर कहता है इस चैप्टर में उसको वल्ली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके। वल्ली इसमें एक 8 साल की लड़की है जो घर के दरवाजे के अंदर खड़ी रहती है गेट पर और आती जाती हुई बस को देखती है। उसके नजदीक की टाउन है, वहां से बस आती जाती है, हर घंटे बाद वो देखती है। उसकी इच्छा है, डीपेस्ट डिजायर टू राइड ऑन द बस, बस के ऊपर सवारी करना उसकी सबसे गहरी इच्छा है। और वो इसका प्लान भी बनाती है, वो पैसे बचाती है, मेले के अंदर कुछ नहीं खरीदती, उसके गांव में मेला लगता है, वो कुछ नहीं खरीदती, टॉयज आदि, और पैसे बचाती है। वो डिटेल इकट्ठा करती है जर्नी के बारे में कि एक साइड का जो टाइम है टाउन जाने का वो लगेगा 45 मिनट्स, किराया लगेगा 30 पैसे, दोनों साइड के 60 पैसे, और इस प्रकार वो मैनेज करती है और दोपहर के समय वो बस की यात्रा करती है। अब वल्ली बहुत खुश होती है जब वो बस में सवारी करती है। वहां पर ओल्ड लेडी है, उनको देखती है तो वल्ली उनको डिसलाइक करती है। क्यों करती है? क्योंकि दे वर चेविंग बीटल नट्स, वो सुपारी चबा रही थी और उनके जो ईयर लोब्स थे वो बड़े बड़े थे, बिग होल थे, उनको वल्ली नापसंद करती है। वो वल्ली को कहती है चाइल्ड, तो वल्ली इसको पसंद नहीं करती। चाइल्ड कहना है वो वल्ली पसंद नहीं करती। वल्ली कहती है कि देयर आर नो चाइल्ड एंड दे आर नो नीड टू बॉदर अबाउट हर, उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वल्ली अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है, बाहर देखती रहती है और वल्ली बड़ी खुश होती है। वो देखती है एक भागती हुई गाय, उसे एक रनिंग काऊ दिखाई देती है, वो बहुत खुश होती है। अब वल्ली मेले में पहुंच जाती है और वापस आते समय उसे वही काऊ जो है वो मृत दिखाई देती है। डेड काऊ का सीन वो जब देखती है तो अपनी सीट पर बैठ जाती है, वल्ली उदास हो जाती है। अब उसे बाहर देखने की इच्छा नहीं रहती, वो अपने घर है वो चली जाती है। तो ये वल्ली के बारे में चैप्टर है। इसमें उसके कॉन्फिडेंस के लिए कंडक्टर उसको मैडम कहता है। वल्ली मेले में कुछ नहीं खरीदती और जब वो टाउन जाती है वहां भी कुछ नहीं खरीदती है। तो ये वल्ली की डीपेस्ट डिजायर के बारे में ये चैप्टर है। नेक्स्ट है अपना शर्मा एट बनारस, गौतम बुद्धा, जो 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी स्टडी शुरू की और 16-17 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। वो 7 साल तक वंडर यानी कि भटके वो ज्ञान की तलाश में है और आफ्टर 7 years अंडर ए फिग ट्री उनको एनलाइटमेंट हुआ था। 7वें दिन उनको ज्ञान हो गया था, आत्मबोध हो गया था। ये गौतम बुद्धा के बारे में है, जिसमें किस्सा गौतमी नाम की एक महिला, एक बुढ़िया है
जिसका जवान बेटा मर जाता है, इकलौता बेटा था वो मर जाता है। अब वो बहुत उदास होती है और उसका सोल्यूशन पूछने के लिए कि कोई उसके बेटे को जिंदा कर दे, वो गौतम बुद्धा के पास जाती है। गौतम बुद्धा उसे समझाने के लिए, प्रैक्टिकली समझाने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड लेके आओ, मस्टर्ड सीड्स लेके आओ एक मुट्ठी, जहां किसी की मौत नहीं हुई हो। अब किस्सा गौतमी गांव में जाती है और उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां पर किसी की मौत नहीं हुई हो, तो वो समझ जाती है द हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। ये चैप्टर है गौतम बुद्धा के बारे में। एक क्वेश्चन गौतम बुद्धा के बारे में भी बनता है कि गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था और उनकी मैरिज और उनको ज्ञान कैसे हुआ था। दूसरा किस्सा गौतमी के बारे में ये जो पूछा जाता है, ये इतनी सी घटना है और यही पूछी जाती है और इसमें से कोई पॉइंट नहीं पूछा जाता। हाँ, एक पैसेज भी इसमें से पूछा जाता है, पैसेज आता है कई बार, तो पैसेज भी आप इसमें से करोगे। अपना प्रपोजल में क्या होता है, इंटन चौको बताते हैं। इसमें एक ये हास्यप्रद स्टोरी है, कॉमिकल स्टोरी है, इसमें ह्यूमर स्टोरी है ये। इसमें एक लमो एक नताल्या है। लमो 35 ईयर का है, अनमैरिड है, नेबर है नताल्या का। ऐसे ही नताल्या 25 ईयर्स की है, अनमैरिड है एंड कीन टू मैरिज के लिए बड़ी उत्सुक है। उसका फादर उसे लव सिक केट कहता है। ये इनके बारे में था क्वेश्चन। लमो के बारे में पूछा जाता है, कैरेक्टर नताल्या के बारे में पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लमो जो है वो फॉर्मल ड्रेस के अंदर आता है शुभुको के घर। शुभुको उनका एक पड़ोसी है जिसकी बेटी है नताल्या। वो आता है शादी का प्रस्ताव मांगने, लेकिन शुभुको सोचता है, गैस करता है कि वो पैसे उधार लेने के लिए आया है। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि लमो पहले कई बार पैसे उधार लेके गया था। ओके, ये क्वेश्चन बनता है, तभी मैंने ये घटना आपको बताई है। होता क्या, जब वो घर आता है तो वहां बहस शुरू हो जाती है। नताल्या कहती है कि उनके जो बर्चवुड है वो उनके हैं, जो चरागाह है वो उनके फोरफादर की, उनके पूर्वजों की है। लमो कहता है हमारी है। इस प्रकार दोनों में बहस होती है, की बातें होती है, ऐसे तर्क वितर्क होता है। अब की बार सेकेंड क्वेल हुआ था डॉग्स के बारे में। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेल क्या था, उनके बर्चवुड के बारे में, चरागाह के मिडोज के बारे में था, ऑनरशिप के बारे में, मिडोज की ऑनरशिप के बारे में। सेकेंड क्वेल होता है उनके डॉग्स के बारे में। लमो कहता है, नताल्या कहती है और लमो कहता है कि उसका गैस जो डॉग है, डॉग का नाम क्या था, गैस, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। नताल्या कहती है उसकी जो डॉग है स्क्वीजर, वो बहुत बढ़िया है। इसलिए दोनों में बहस होती है और दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं। एक कहता है कि हम बैगड़ कहता है उसकी माँ को, ओके, और ब्लडी गुफ कहता है और ड्रंकार्ड कहते हैं। इस प्रकार वो गालियों से संबोधित करते हैं। ऐसा करते करते फिर लमो है वो लड़के चला जाता है। अब नताल्या रोने लग जाती है। शुभुको को दुख होता है फॉर ए ग्रोन अप गर्लस फादर। एक युवा लड़की का पिता होने के नाते उसको दुख होता है कि उसने इस प्रपोजल को खत्म कर दिया है। फिर वो जाके बुला के लेके आता है वापस से लमो को। लमो आता है, फिर उनमें थोड़ी बहस होती है और लमो फिर बेहोश हो जाता है। फिर लमो को होश आता है तो तुरंत शुभुको क्या करता है, गेव हैंड इन हैंड, नताल्या एंड लमो दोनों का हाथ में हाथ दे देता है और प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लमो का, नताल्या का, प्रपोजल का कैसे एक्सेप्ट होता है, फर्स्ट क्वेल एंड सेकेंड क्वेल, और वो उनके घर क्यों आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी अपनी बुक जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताए। इनको आप रिवीजन करें, अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं। आई होप यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ and get a good examination score. Set the target, kick the ball and achieve the goal. I hope you will get best score in your 10th standard.